हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्राउन क्लासेस। आज हम लोग अपना जीव विज्ञान का लेक्चर 2 शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम सेल बायोलॉजी पढ़ रहे थे। सेल बायो में हमने सेल बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखा था और प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन एक बार ब्रीफ में मैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ आपको। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्लासिफिकेशन जो था, ये बेसिकली सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसकी मेम्ब्रेन को लेकर के था। वो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या एब्सेंट है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो केंद्रक झिल्ली होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो डीएनए है वो किसी न्यूक्लियर एनवलप के अंदर नहीं पाया जाता है। एक जगह कंसंट्रेट रहता है जिसको कि हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मीसोसोम्स पाए जाते थे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वृत्ताकार डीएनए, सर्कुलर डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर था, जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं, जिसका उपयोग बायोटेक्नोलॉजी, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में होता है, जिसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। आज हम लोग यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में पढ़ते हैं। जितनी भी प्रोकैरियोटिक के अलावा यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर एक ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। अर्थात अगर अगर एक सेल है, सेल के सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, केंद्रक है। ये इसके जो बाहर का जो मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस, इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये पाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, वो इस साइटोप्लाज्म जीवक जीव द्रव्य से अलग होता है, एक मेम्ब्रेन के द्वारा अलग होता है। इसका इंपॉर्टेंस हम आगे देखेंगे, ऐसा क्यों होता है। डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है, डीएनए से जब आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, उस समय इसको हमें अलग रखना जरूरी होता है। अन्यथा जो साइटोप्लाज्म के अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं, वो डीएनए पे अटैक करके डीएनए को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, उसका पाचन कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। अब ये जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, इनका जो डेवलपमेंट है, इनका स्ट्रक्चर है, इसके बारे में हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जब डेवलपमेंट शुरू हुआ, उसके बाद हमने इसको ज्यादा अच्छे से समझने में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा हम इसे अच्छे से समझ पाए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो आविष्कार है वो नॉल एंड रस्का, ये दो साइंटिस्ट से इन्होंने किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इसमें जब हम स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। कोशिका झिल्ली क्या है? ये जो आउट में जो ये है, इसी को हम सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये एक जीवित झिल्ली होती है, मतलब ये ग्रो करेगी, इसका डेथ होगा अगर ये इसके ऊपर किसी तरह का अटैक होगा तो। ये बनी किस चीज की होती है? इसमें बेसिकली तीन चीजें होती हैं। एक होता है लिपिड। लिपिड का कंसंट्रेशन बहुत वेरी करता है अलग अलग कोशिकाओं में। ये 28 से लेकर के 79% तक पाई जाती है। इसकी कंपोजिशन जो है 28 से 79% तक होता है। उसी तरह से प्रोटीन है, ये भी 20 से लेकर के 60% इसका कंपोजिशन होता है सेल मेम्ब्रेन में। कार्बोहाइड्रेट है, ये लगभग 1.5% होता है और वाटर करीब करीब 20% होता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है, सेल मेम्ब्रेन के जो स्ट्रक्चर्स हैं, इसका एक काफी एक इवोल्यूशनरी फेज में इसका स्ट्रक्चर को समझा गया है, लेकिन जो प्रेजेंट में ये जो स्ट्रक्चर है, ये सिंगर एंड निकलसन ने दिया था ये स्ट्रक्चर। सिंगर निकलसन नाम साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसका एक स्ट्रक्चर दिया था। इसमें ये जो बाहर कोई स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं गोल गोल से, ये फैट के स्ट्रक्चर्स हैं, लिपिड। और अंदर में जो ग्रीन स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये प्रोटीन्स हैं। तो बेसिकली इसका जो प्रमुख कंपोजिशन होता है वो फैट और प्रोटीन होता है। कार्बोहाइड्रेट जो कि बड़ी कम मात्रा में पाया जाता है, वो उसके आउटर स्ट्रक्चर्स पर होता है। और जब हम इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे, इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे, प्रतिरोधक क्षमता पढ़ेंगे, तब देखेंगे कि इसका रोल कार्बोहाइड्रेट का जो आता है। बट बेसिक जो कंपोजिशन है उसमें लिपिड, फैट और प्रोटीन पाया जाता है इसका। और इसका जो मॉडल है उसको कहते हैं हम फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, इसको दिया किसने था? सिंगर एंड निकलसन ने इस मॉडल को दिया था। इसका नाम है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल।
आगे देखते हैं कि इसके कार्य क्या है, सेल मेम्ब्रेन जो है इसका फंक्शन क्या है। सेल मेम्ब्रेन जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एक अर्ध पारगम्य झिल्ली है, मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है ये। कैसी मेम्ब्रेन है ये? सेमी परमिएबल। इसका अर्थ क्या होता है? ये एक सेल है, इसका ये सेल मेम्ब्रेन है। इसमें बहुत छोटे-छोटे से छिद्र होते हैं इसके अंदर, जो इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। बहुत माइक्रोस्कोपिक हैं, वो माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी से ही दिखेंगे। इससे अलग-अलग मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर बाहर से अंदर या अंदर से बाहर होता है। सेमी परमिएबल है, इसका मतलब चीज़ें बाहर से अंदर भी आएँगी और अंदर से बाहर भी जाएँगी इसमें। ये इसका अर्थ होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। और एक आकार प्रदान करती है कोशिका को, मतलब सारी चीज़ें इसके अंदर ही रहती हैं, इस कोशिका झिल्ली के अंदर रहती हैं और कोशिकाओं को सुरक्षा भी प्रदान करती है। तो ये इसके कुछ और दूसरे फंक्शंस हैं। इम्पोर्टेंट है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेल वॉल। सेल वॉल के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि केवल प्लांट सेल्स के अंदर पाई जाती है, कुछ बैक्टीरिया के अंदर भी पाया जाता है सेल वॉल। तो उसका स्ट्रक्चर और प्लांट सेल, पादप कोशिकाओं में जो सेल वॉल मिलती है, कोशिका भित्ति मिलती है, दोनों के कंपोजिशन में डिफरेंस है यहाँ पर। तो ये केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाएगी, अजीवित पदार्थों से बनी होती है और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है सेल्यूलोज की बनी होती है ये, सेल्यूलोज। बैक्टीरिया के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो सेल वॉल था, वो मैंने को बताया था, अगर याद होगा आपको, वो म्यूरिन नाम के एक सब्सटेंस का, केमिकल का बना होता है। बट प्लांट्स के अंदर मेजर कंपोजिशन सेल्यूलोज होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब इस कोशिका भित्ति का कार्य क्या है? ये बेसिकली 2 फंक्शंस इसके इंपॉर्टेंट हैं। एक निश्चित आकृति प्रदान करती है ये, किसी भी सेल को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है और सुरक्षा भी प्रदान करती है। ये 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं इसके। अगला जो हमारा कोशिकांग है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन होता है किसी भी सेल के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया की बेसिक चीज़ें देख लीजिए, एल्टमैन ने इसकी खोज की थी और बेंडा नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया था। ये एक डबल मेम्ब्रेन, दोहरी झिल्ली युक्त एक कोशिकांग होता है। डबल मेम्ब्रेन इस तरह से है, इसमें 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं ये, इस तरह से। और अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है ना, उसमें एक इस तरह का उँगलीनुमा स्ट्रक्चर होता है। मतलब एक एक ऐसी मेम्ब्रेन है और उसमें इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस किसको कहते हैं, उँगलीनुमा स्ट्रक्चर्स होता है। इनको हम कहते हैं क्रिस्टी, CRISTAE, क्रिस्टी इसको कहा जाता है। ये एटीपी सिंथेसिस, इसमें F1, F0 पार्टिकल्स इस तरह से लगे होते हैं। ये आप लोग जानते होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ये इसको कहा जाता है F0, F1 पार्टिकल्स कहा जाता है इसको। इसका एक और नाम है, इसको ऑक्सीसोम्स भी कहा जाता है। ऑक्सीसोम्स या F0, F1 पार्टिकल्स कहा जाता है। ये इस तरह से, ये जो क्रिस्टल दिख रहा है आपको, इसके ऊपर इस तरह से बना रहता है। ये मैंने एक बाहर स्ट्रक्चर बना के दिखाया है एक। अब यहाँ पर एक प्रक्रिया होती है, बड़ी लंबी प्रक्रिया है, उसको अलग से हम लोग पढ़ेंगे किसी और क्लास में। एक ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है, उसके बाद वो क्रेब्स साइकिल में जाता है, क्रेब्स चक्र, और उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर जाता है। तो ये क्रेब्स चक्र जो और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन होती है, ये पूरी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है और इन्हीं चक्र से एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये एटीपी ही मुख्य सोर्स है, मेन सोर्स है एनर्जी का हमारे बॉडी में, क्योंकि ये मुख्य सोर्स है और ये बन रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। तो यहाँ पर देख लेंगे आप लोग, ये एक प्रोसेस चलता है इसमें, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और ईटीसी का।
ये इसमें क्रेब्स साइकिल और ईटीसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये पूरी प्रक्रिया होती है। इसी से एटीपी का निर्माण होता है, जिसकी वजह से इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और इसमें दूसरा इसका फंक्शन देखिए, कोशिकीय श्वसन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन जिसको कहते हैं, वहां पर ये सहायक होती है। ये पूरा प्रोसेस जो सेलुलर रेस्पिरेशन का है या माइटोकॉन्ड्रिया में जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, इसी से एटीपी का निर्माण होता है। इसलिए इसको हम स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी या पावर हाउस ऑफ द सेल, ये सारे नाम हम इनको देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। यहाँ पर एक बेसिकली ध्यान ये रखना है, ये हम लोग जब भोजन करते हैं तो उसमें प्रमुख जो सब्सटेंस है जिससे एनर्जी हमको मिलती है, वो कार्बोहाइड्रेट होती है, कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा हमको फैट से भी एनर्जी मिलती है, लेकिन इस पूरे चक्र के अंदर कार्बोहाइड्रेट ही पार्टिसिपेट करती है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो बेसिक यूनिट होता है, वो होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है, उस ग्लूकोज का रेस्पिरेशन का जब प्रोसेस होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रक्रिया जब ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और ईटीसी से जब होके पूर्ण होती है, तब हमको एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से, उसके अणु से हमको 38 एटीपी मिलते हैं। 38 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 38 एटीपी मिलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये काफी अधिक संख्या है कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का जब ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है पूरे प्रोसेस में, तो हमको 38 एटीपी यहाँ पे मिलते हैं। तो चूंकि एटीपी का निर्माण हमारे शरीर में कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, इसका बहुत बड़ा सिस्टम है, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स इसमें यूज होते हैं, वो हम लोग रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे। इस पूरी प्रोसेस से हमको जो एटीपी मिल रहा है, इसी कारण हम इसको ऊर्जा का शक्ति ग्रह या ऊर्जा का भंडार ग्रह कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे हम लोग देखते हैं, लवक आ गया। लवक, इसको कि हम प्लास्टिड्स कहते हैं। अब एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि जब हम कोशिकांगों के बारे में पढ़ते हैं, तो बहुत से ऐसे कोशिकांग हैं जो कि केवल प्लांट्स में पाए जाते हैं या फिर एनिमल्स में पाए जाते हैं। और ज्यादातर जो कोशिकांग होते हैं वो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स एक ऐसा कोशिकांग सेलुलर ऑर्गेनेल है जो कि केवल प्लांट्स में पाया जाता है, ये एनिमल्स में नहीं पाया जाता है। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें एक प्लास्टिड होता है क्लोरोप्लास्ट, जो प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को करने में मददगार होता है, जिससे कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और उस पूरे प्रोसेस में ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। तो ये लवक बेसिकली 3 तरह के होते हैं। एक होता है उसमें ल्यूकोप्लास्ट अवर्णी लवक। ल्यूकोप्लास्ट अवर्णी लवक, ये रंगहीन होंगे। रंगहीन मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई रंग नहीं होगा। और ये पाए कहाँ जाते हैं? रंगहीन लवक बेसिकली जमीन के अंदर पाए जाते हैं। प्लांट का जो हिस्सा जमीन के अंदर होता है, वहां पे ये मिलते हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट, फिर से इसका क्लासिफिकेशन आगे देखते हैं तो हम देखेंगे कि अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट में जो डिवीजन है, बेसिकली ये कौन सा मैक्रो मॉलिक्यूल, कौन सा अणु ये स्टोर करता है हमारे लिए। तो एक होता है अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर करता है। इलेयोप्लास्ट जो होता है ये वसा को स्टोर करता है, फैट्स हो गए ये। और एल्यूरोप्लास्ट जो होता है ये प्रोटीन्स को स्टोर करता है। ये तीनों अवर्णी लवक के पार्ट्स हैं। एमाइलोप्लास्ट स्टार्च के लिए, इलेयोप्लास्ट वसा फैट के लिए, और एल्यूरोप्लास्ट जो है वो प्रोटीन्स के लिए। ये आप लोग याद रखिएगा, इस चीज को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद आता है वर्णी लवक। वर्णी लवक का मतलब होता है जिसमें कलर होता है, मतलब ये रंगीन रंगीन लवक है ये। और इस रंग का बेनिफिट क्या है? जो हम अलग अलग फूल देखते हैं, प्लांट्स के, और कुछ कलर्ड पार्ट्स देखते हैं, उसपे जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े होते हैं, इंसेक्ट्स आकर के उस पे पॉलिनेशन करते हैं, पॉलिनेशन की प्रक्रिया करते हैं, मतलब परागण।
एक प्लांट का फूल है, उसके ऊपर से इंसेक्ट अगर उस पे आके बैठेगा तो उसके पैरों में, इंसेक्ट के पैरों में उसके पॉलन ग्रेन्स जो है, पराग कण जो हैं, वो चिपक जाएँगे। जब वो दूसरे प्लांट के ऊपर जाता है तो उसपे जब बैठेगा तो एक जगह से दूसरी जगह पर पराग कण को वो पहुँचाता है। तो इससे क्या होता है, पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है और इंसेक्ट्स रंगीन फूलों की तरफ आकर्षित होते हैं। इसलिए प्लांट्स में बेसिक जो इवोल्यूशन के अंदर जो कलर का कांसेप्ट आया कि जो फूल अलग-अलग रंग के होंगे, वो बेसिकली पॉलिनेशन, परागण को प्रमोट करने के लिए आया था, जिससे कि प्लांट एक जनरेशन से आगे जनरेशन बढ़ सके। तो ये क्रोमोप्लास्ट जो है, ये अलग-अलग रंगों में होगा। जैसे गाजर में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे कैरोटीन होता है, टमाटर के अंदर हम देखते हैं तो उसमें लाइकोपीन पाया जाता है। ये नाम इम्पोर्टेंट है इसमें। फिर तीसरे नंबर पे जो प्लास्टिड्स का जो तीसरा पार्ट है, पहला था वर्णिलवक, अवर्णिलवक, दूसरा वर्णिलवक और तीसरा हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। जैसा कि इसका नाम ही पता चल रहा है जिससे हमको कि ये ग्रीन कलर का हो और ग्रीन कलर का है अर्थात ये कहाँ पाया जाता है? ये पत्तियों में पाया जाता है, लीव्स, जो प्लांट की जो पत्तियाँ होती हैं वहाँ पाया जाता है और इसमें एक पिगमेंट होता है। इस क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल और इस क्लोरोफिल के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। क्लोरोफिल के अंदर एक एलिमेंट पाया जाता है मैग्नीशियम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फिर से, मैग्नीशियम, ये इसका रोल है फोटोसिंथेसिस के अंदर। क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने में ये मैग्नीशियम काम आता है। बेसिक जो एक इक्वेशन है अ, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये बनाता है ग्लूकोज C6H12 H12O6 प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये रिलीज होती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ये पर्यावरण से लेगा। ये मैंने बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं लिखी है, एक बेसिक इक्वेशन है प्रकाश संश्लेषण की। यहाँ पर सनलाइट है, सनलाइट की रेज आती हैं और क्लोरोफिल है जिसमें कि प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया चल रही होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से आता है, जो वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल्स जमीन से मिलते हैं, जो रूट जो उसके जड़ें हैं वो उसको अवशोषित करती हैं और इस प्रोसेस के अंदर ये ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट बनता है और ये ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन हम लोग यूज करते हैं अपने सांस लेने में, ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में, पर्यावरण में रिलीज हो जाती है। तो हमारा आप देखिए कि इस फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से हमको खाना भी मिल रहा है और इससे हमको ऑक्सीजन भी मिल रहा है। तो कितना इम्पोर्टेंट है ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, कितना इम्पोर्टेंट है ये प्लांट्स हमारे लिए। इसीलिए आजकल देखते हैं कि पर्यावरण एनवायरमेंटल अवेयरनेस फैलाया जाता है कि भाई हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने हैं, तो सब कुछ हमको इसी से मिल रहा है। अगर ये नहीं रहेगा तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। आगे देखते हैं, अगला कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल है गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज जो है इसकी खोज सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने की थी 1898 में। इसके फंक्शंस कुछ देख लेते हैं। ये सिक्रीशन के काम आता है सेल के अंदर, स्राव, प्रोटीन के स्राव में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्रोटीन कैसे सिक्रीट होगा एक सेल से, उसका कहाँ पे फंक्शन है, कैसे वो पहुंचेगा, कैसे उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, वो इस स्राव में सबसे अधिक इसका रोल आता है। दूसरा, गोल्गी बॉडी से लाइसोसोम, लाइसोसोम को हम आगे फिर से देखेंगे, ये आएगा आगे, उसके निर्माण में सहायक होता है। फिर एक और फंक्शन है इंपॉर्टेंट, स्पर्मेटोजोआ होता है जो, उसमें उसके हेड पे एक एक्रोसोम होता है। वो केमिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है स्पर्म के हेड पे, उसमें उसके फॉर्मेशन में ये हेल्पफुल होता है और क्योंकि ये स्राव कर रहा है प्रोटीन का और चीजें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है, इसलिए गोल्जी काय को हम कोशिका का यातायात प्रबंधक कहते हैं। यातायात प्रबंधक कहते हैं। आगे देखते हैं हम, यहाँ पर आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका।
ये इस तरह का स्ट्रक्चर एक पाया जाता है सेल के अंदर, अंतःप्रद्रव्य जालिका, इसकी खोज सबसे पहले पोर्टर ने की थी। ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर है कि ये प्रोकैरियोट्स, मैंने पहले भी बताया कि प्रोकैरियोट्स में ये नहीं पाया जाता है, और मैमल्स, स्तनधारी जो होते हैं, मैमल्स के आरबीसी में ये एब्सेंट होता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं कि कोई सेल ऑर्गेनेल कहाँ पर एब्सेंट है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम लोग शॉर्ट में ईआर कहते हैं, ये प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं और मैमल्स के आरबीसी में भी ये एब्सेंट होते हैं। बाकी इसके अलावा सभी कोशिकाओं में ये पाए जाते हैं। इनके ये कहाँ-कहाँ सहायक हैं, इनका क्या-क्या काम है, ये प्रोटीन संश्लेषण में काम आता है, वसा और हार्मोन का भी संश्लेषण जो है उसमें इनका काम है। अब ये देखिए कि 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, एक स्मूथ होता है और एक रफ होता है, चिकना और रुक्ष। होता क्या है, ये क्लासिफिकेशन किस पर आधारित है? अगर हम इस तरह से देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये राइबोसोम एक और सेल ऑर्गेनेल है जो अभी थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे। इसके ऊपर अगर पाया जाता है, देखिए इस तरह से गोल-गोल राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो सरफेस है, उसके ऊपर अगर इस तरह से मिल रहा है, ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके ऊपर ये देखिए, ये जो गोल-गोल स्ट्रक्चर हैं, इनको हम कहते हैं राइबोसोम। तो अगर इनके ऊपर राइबोसोम पाए जा रहे हैं, तो ये रफ होगा, मतलब इसको सरफेस को अगर कोई छुएगा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, तो ये रफ सरफेस आएगा, खुरदुरा आएगा, इसलिए इसको हम कहते हैं रुक्ष या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर ये नहीं पाया जा रहा इस तरह से, तो प्लेन है, मतलब वो स्मूथ है, उसमें किसी तरह का कोई खुरदुरापन नहीं रहेगा। तो इसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो 2 पार्ट्स हैं, वो राइबोसोम की उपस्थिति या अनुपस्थिति के कारण से होता है वो। तो इनके प्रमुख कार्य देख लीजिए क्या है कि यांत्रिक सहारा प्रदान करती है कोशिका को, प्रोटीन, वसा एवं हार्मोन का संश्लेषण में भी सहायक होती है, और कोशिका विभाजन के समय में एक नई जब एक कोशिका का विभाजन होता है, तो एक केंद्रक 2 पार्ट में डिवाइड होता है, और उसकी जब केंद्रक की जब झिल्ली बनती है, वहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रमुख रोल है। आगे हम लोग देखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम की खोज पैलेड ने की थी, पैलेडे नाम के साइंटिस्ट ने की थी। ये कौन से कोशिकांग की खोज कौन से साइंटिस्ट ने की है, ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पैलेडे नाम के साइंटिस्ट ने की थी, और ये पादप कोशिकाओं, जंतु कोशिकाओं दोनों में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल अगर आपको याद होगा तो वहाँ पे हमने पढ़ा था 70S प्रकार का राइबोसोम मिल रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों में पाया जाता है। इसका कंपोजिशन क्या होता है, देखिए ये आरएनए प्लस प्रोटीन, ये 2 चीज़ का बना होता है ये। इसीलिए इसको कभी-कभी हम राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं। और आरएनए और प्रोटीन का जो इसमें रेशियो होता है, लगभग वो 1:1 का रेशियो होता है, बराबर होता है लगभग अमाउंट दोनों का। और चूँकि आरएनए और प्रोटीन दोनों हैं, इसलिए इसको हम राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं, बराबर मात्रा में होते हैं। ये जैसे राइबोसोम इस तरह से है, अगर ये एमआरएनए एमआरएनए हम लोग आगे सीखेंगे कि क्या होता है। एमआरएनए के ऊपर अगर ये इस तरह से मौजूद है, ये इस तरह से देखिए, मतलब इसका अगर स्ट्रक्चर हम देखते हैं ना, तो इस तरह से स्ट्रक्चर दिखेगा ये। ये जो स्ट्रक्चर है गोल-गोल सा, ये राइबोसोम है, और ये जो एक धागानुमा स्ट्रक्चर है, इसको हम एमआरएनए कह रहे हैं। तो जब ये एमआरएनए के ऊपर पाया जाता है राइबोसोम, तो इसको हम पॉलीसोम कहते हैं या पॉलीराइबोसोम कहते हैं। पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका थी और एक हमारी यूकैरियोटिक कोशिका है। दोनों में अलग-अलग तरह के राइबोसोम पाए जाते हैं। 70S और यूकैरियोटिक कोशिका में 80S। तो ये जो 70S और 80S होता है, इसके 2 यूनिट्स होती हैं। ये मतलब 2 पार्ट का बना होता है ये। प्रोकैरियोटिक में 30S एक यूनिट होती है और एक यूनिट होती है 50S, और यूकैरियोटिक में 40S एक यूनिट होती है और दूसरी यूनिट होती है 60S। तो यहाँ पर एक ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि इनको
जो इनकी सब यूनिट्स होती हैं, छोटी इकाइयाँ होती हैं, उनको जोड़ने से ये नंबर नहीं बनता है। 30 और 50 जोड़ेंगे तो 80 बनेगा, 40 और 60 जोड़ेंगे तो 100 बनेगा। इनका इनका ये जोड़ नहीं है, इनका जो बड़ी यूनिट है, इनका जोड़ नहीं है। ये होता क्या है कि एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसमें श्वेडबर्ग, एस जो ये है, इसका फुल फॉर्म होता है श्वेडबर्ग। इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो जब उसको तोड़ा जाता है राइबोसोम को, तो वो 70s जो है वो 30 और 50 में टूटती हैं जाकर के, और 80 जो है वो 40 और 60 के पार्ट में टूटती हैं जाकर के। तो इनका जोड़ नहीं है, इसको ऐड नहीं करके बनाना है। जब पूरा लिखेंगे यूनिट को 70 और 80 लिखेंगे, और जब इनको ब्रेक करके लिखते हैं तो 30-50 प्रोकैरियोट में लिखते हैं, 40 और 60 हम यूकैरियोट्स में लिखते हैं। और जो ये छोटा नंबर है, ये स्मॉल वाला होता है, स्मॉल सब यूनिट होता है, और ये लार्ज होता है, बड़ा वाला नंबर। इसी तरह से यूकैरियोट में भी ये स्मॉल है, और 60s ये लार्ज सब यूनिट है, और इन दोनों को जब जोड़ दिया जाता है, तब ये 70 और 80s में बदल जाती हैं जाकर के। इम्पोर्टेंट फंक्शन सबसे क्या है राइबोसोम का? एक सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन संश्लेषण, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, और इसलिए इनको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो राइबोसोम जब भी आएगा, अगर ये हमने जैसे देखा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रुक्ष जो अंतःपरिवर्तनीय जालिका थी, उस पर भी अगर राइबोसोम मौजूद है, तो वहां पर भी वो प्रोटीन संश्लेषण कर रहा है। तो राइबोसोम का जब भी नाम आएगा, आप सीधे उसको प्रोटीन के फॉर्मेशन से जोड़ करके देखिएगा। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल जो हमारा है, ये लाइसोसोम्स होता है। लाइसोसोम्स की खोज की थी डी डुवे नाम के साइंटिस्ट ने, और ये कि थैलीनुमा स्ट्रक्चर है, जिसमें कि बहुरूपता मिलती है। कई सारे इसके पार्ट होते हैं, कई सारे फॉर्म में पाया जाता है, 4 फॉर्म इसके बेसिकली होते हैं, उसमें पाया जाता है। और इसका प्रमुख कार्य क्या है? डाइजेशन में काम आता है, पाचन करता है। सेल्स के अंदर अगर कोई सेल बीमार है, सेल के अंदर कोई कोशिकांग है, उसमें किसी तरह की समस्याएं हैं, तो उसको ये डाइजेस्ट करके, उसका पाचन करके उसको खत्म कर देता है। इसी तरह से सेल के बाहर या सेल के अंदर, दोनों तरफ ये पाचन का काम करता है, जिससे कि कोई विकार अगर है किसी भी सेल के अंदर, तो उसको वो खत्म कर देता है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टर्म है जो आजकल यूज होता है, अपॉप्टोसिस, जिसमें कि सेल के अंदर एक प्रोग्रामिंग, अपने आप सेल एक प्रोग्रामिंग करता है, जिसकी वजह से सेल नष्ट हो जाता है खुद, उसमें लाइसोसोम का रोल होता है। और एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर हम चीज देखते हैं कि लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल कहा जाता है। सुसाइडल बैग्स, क्योंकि लाइसोसोम कभी-कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि सेल का नष्ट होना ज़रूरी होता है, तो लाइसोसोम्स फट जाते हैं सेल के अंदर। लाइसोसोम्स में बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। लाइसोसोम अगर सेल के अंदर फट जाएगा, तो पूरे सेल का ही डाइजेशन कर देगा और सेल को खत्म कर देता है, अपने आप को ही मार लेता है। इसलिए इसको हम सुसाइडल बैग कहते हैं, लाइसोसोम को। नेक्स्ट है तारक सेंट्रोसोम जिसको कहते हैं। जब हम सेल डिवीजन, कोशिका का विभाजन देखेंगे आगे की क्लासों में, तब वहां पर हम इसका रोल देखते हैं। कोशिका के विभाजन में इसका प्रमुख रोल आता है, सेल डिवीजन में इसका प्रमुख रोल है, वहां पर इसको देखा जाता है। इसकी खोज की है टी बोवेरी ने, और इसमें इस तरह के 2 कण होते हैं जो पाए जाते हैं। कोशिका विभाजन में इसका रोल ज़्यादा समझ में आएगा आपको। इसको कहा जाता है सेंट्रियोल। और ये स्पिंडल फाइबर, जब कोई भी सेल डिवाइड होता है, एक उसका पोल ये है, एक ये पोल है, इस तरह का स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन ये आपस में जो जोड़ता है 2 अलग-अलग पोल्स को, तो ये स्पिंडल फाइबर्स का ये निर्माण करता है। तो ये सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन में और डिटेल में इन सब चीज़ों को देखा जाएगा। इसके फंक्शंस बस आपको याद रखने हैं कि कोशिका विभाजन में ये स्पिंडल फाइबर तर्कु तंतु का निर्माण करता है, और इसके अंदर 2 कण जैसी रचनाएं पाई जाती हैं, जिनको सेंट्रियोल कहते हैं, और इसका आविष्कार किसने किया है, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा रसधानियां, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स में ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कि अगर हम प्लांट सेल को देखते हैं,
और एनिमल सेल को देखते हैं। प्लांट सेल के अंदर एक बहुत बड़े पोर्शन के अंदर ये जो अंदर वाला पोर्शन ऐसे दिखा रहे हैं, ये वैक्यूल है, बहुत बड़ा पोर्शन पाया जाता है। एनिमल्स में भी मिलता है लेकिन बहुत छोटे-छोटे वैक्यूल्स मिलते हैं इस तरह से। लेकिन ये मेजर जो रूप में पाया जाता है, ये प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। ये पादप कोशिकाओं में प्रमुखता से मिलते हैं, किंतु जंतु कोशिकाओं में 1 या अधिक, लेकिन छोटे होते हैं। तो ये अगर वैक्यूल्स एनिमल सेल के अंदर मिलता भी है, तो उसका साइज़ जो है वो बहुत छोटा होता है। और इसमें कोशिका का रस, सेल सैक सेल सैक भरा हुआ रहता है। बेसिकली प्लांट्स में इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, जो कि प्लांट के अंदर एक ऑस्मो रेगुलेशन, सॉल्ट का बैलेंस इस साइटोप्लाज़्म में बना करके रखता है। तो वैक्यूल्स का ये इम्पोर्टेंट रोल होता है कि अगर कोई सॉल्ट है, कोई लवण है, अगर वो उसमें इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, तो चीज़ों का आदान-प्रदान वैक्यूल्स के साथ और साइटोप्लाज़्म में, जीव द्रव्य में हो सकता है। तो इसका प्राइमरी रोल जो है वो प्लांट्स के अंदर होता है। तो इसके बाद आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे कल की क्लास में हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर के जो साइंस के क्वेश्चन हैं, जे-टेट में आए हैं, उनको डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग इस कोशिका विज्ञान सेल बायोलॉजी को आगे बढ़ाएँगे और न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखेंगे, क्रोमोसोम्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्रोमोसोम्स क्या हैं, कैसे उनका रोल है और फिर हम फाइनली प्लांट्स और एनिमल्स के जो सेल हैं, दोनों के डायग्राम के साथ हम दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे कि क्या बेसिक डिफरेंस है प्लांट और एनिमल सेल। Thank you. Take care.